बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा फर्स्ट 50% कंप्लीट हो चुका है और उस फर्स्ट 50 में हमने सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स के फर्स्ट 8 चैप्टर मुकम्मल किए, जिनमें नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, बैंक, सेंट्रल बैंक, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हमारा फर्स्ट 50 का सिलेबस था। इस फर्स्ट 50 के सिलेबस में हमने हर एक चैप्टर के को पहले डिस्कस किया है थ्योरी फॉर्म में, उसके बाद उसके MCQ सॉल्व किए हैं और उस लास्ट सेशन जो हमारा हर चैप्टर का होता था वो शॉर्ट के बारे में था। तो बेटे फर्स्ट 50% के बाद चूँकि जब आप का फर्स्ट टर्म का पेपर होता है तो उसमें आपसे एक FLP 100 मार्क्स का पेपर आपसे लिया जाता है और वो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो बिल्कुल सेम बोर्ड पैटर्न पे होता है। तो इसलिए ज़रूरी समझा गया है कि आपको एक सैम्पल के तौर पे एक पेपर आपको सॉल्व करवाया जाए। आप जानते हैं कि टर्म पेपर जो है ये अदारे में ही मुनक़िद होते हैं, खुद ही पेपर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर होता है वो तो एनुअली होता है, 100% सिलेबस उसमें होता है। चूँकि ये अभी हमने 50% सिलेबस मुकम्मल किया है, अब इस 50% सिलेबस के बाद जो है हम एक FLP फुल लेंथ पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको ये बताना है, जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर का पेपर अटैम्प्ट किया था, फर्स्ट ईयर में आपने 50% भी किया, उसके बाद जो है वो सेकंड 50% भी, फिर प्री बोर्ड पेपर, उसके बाद फिर एनुअल पेपर आपने डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। तो आपको इस बात का इल्म है कि बोर्ड में जो है वो बोर्ड का पेपर का पैटर्न क्या है। लेकिन ये पेपर मेरे पास जो है अदारे के अंदर जो लिया गया फर्स्ट 50 है सेकंड ईयर का, जिसको डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा पेपर पैटर्न आपको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। सिलेबस हम बेटे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पार्ट 2 सेकेंड ईयर, और आज हम जो है एक FLP फुल लेंथ पेपर जो है एक मॉडल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये बताना है कि जब आपसे आपकी बुक में या आप के पेपर जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे, तो उन पे आपने किन बातों का ख्याल रखना होता है, ये आज हम इसमें आपको समझाऊंगा। बेटे एक तो आप जानते हैं कि ये जो पेपर है आपका, इसके 3 सेक्शन होते हैं। यानी पहला पार्ट जो है ये MCQs के हवाले से है, इसमें MCQs का ये पोर्शन है, और दूसरा जो पार्ट इसमें है वो शॉर्ट आंसर्स, और थर्ड पे लॉन्ग। ये 3 पार्ट का ये पेपर होता है। इसमें जो फर्स्ट इसको हम, ये बेसिकली आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1, और ये 20 × 1/20, इसमें 20 मार्क्स का ये पार्ट होता है और इट कैरी 30 मिनट्स। इसके लिए आपको टाइम अलाउड जो है वो 30 मिनट्स हाफ आवर होता है। इस पार्ट में कोई चॉइस नहीं होती, आपने फुल पेपर जो है जो भी आपको दिया जाता है वो आपने करना होता है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि MCQs का जो पेपर होता है इसके 4 कोड होते हैं। MCQ शफल करके दिए जाते हैं,
कोड है, एक कोड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके बाकायदा नंबर होते हैं। पेपर एक ही होता है, MCQs वो 20 ही होते हैं, लेकिन हर एक कोड में वो शफल फॉर्म में होते हैं कि उसकी तरतीब जो है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए आपने एक तो ये देखना है कि सबसे पहले आपने अपने जो आपकी आंसर शीट है, बबल शीट है, उस पे आपने सबसे पहले अपने पेपर का कोड एंटर करना होता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं पेपर मार्किंग में कि बच्चों ने जो है वो कोड जल्दी में बच्चे पेपर अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और कोड को वो फोकस नहीं करते, यानी कोड जो है वो उसको दर्ज करना भूल जाते हैं। तो इससे ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। तो MCQs में सबसे पहले जिस बात का ख्याल रखना है वो है कि आपने उसमें कोड दर्ज करने के बाद जो भी आपके अपने पेपर का जो आपकी MCQs मिला है उसका आपने कोड बबल शीट पे दर्ज करना है। उसके बाद सॉल्व करना है बड़ी एहतियात के साथ, और जो भी आपने उसको सर्कल आपको फिल करने के लिए कहा जाता है तो प्रॉपर आपने करने हैं। इसके लिए आंसर शीट, बबल शीट के ऊपर भी एक गाइडलाइन आपको दी जाती है। उसके बाद जो इसके मार्क्स हो गए बेटा, ये पोर्शन आपका हो गया, मार्क्स 20 हो गए। इसके बाद शॉर्ट का जो पोर्शन होता है, शॉर्ट में आपके 3 सेक्शन बने हुए होते हैं। एक है सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी और उसके बाद सेक्शन सी। अब सेक्शन ए जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें जो सेक्शन है इसमें आपको 8/12 यानी आपको 12 शॉट दिए जाते हैं और आपने इसमें से जो है वो 8 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें भी आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं और इसमें 9/13 13 में से आपने जो है वो 9 करने होते हैं। इसमें मार्क्स इसके बनते हैं 8 to 16, 8/2 16 और 8/2 16। तो अगर हम इनको टोटल करें तो ये आपका जो पोर्शन है ये बन जाता है 50 मार्क्स का। 20 मार्क्स के MCQs हैं, 50 मार्क्स का शॉर्ट का सेशन है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो ये लॉन्ग के हवाले से है। लॉन्ग होते हैं बेटा 3/5। 5 आपको गिवन होते हैं और आपने इसमें 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, दैट इज़ इक्वल टू 30। तो इसके मार्क्स लॉन्ग का जो पोर्शन है इसके 30। ओके, ये 20, 50, 70 और ये 30, 100। तो ये 100 मार्क्स का ये आपके पेपर का इस तरह से पैटर्न होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको समझाने वाली होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको ये जो पेपर दिया जाता है एक डिफाइंड टाइम के लिए दिया जाता है। इसमें आपको जो है आपके पास 3 घंटे होते हैं, आपने उन 3 में ही आपने इसे अटैम्प्ट करना होता है। हाफ आवर का 30 मिनट्स का ये पोर्शन होता है, 2.5 आवर जो हैं वो इस शॉर्ट और लॉन्ग के लिए होते हैं। तो आपने अब खुद से इसको मैनेज करना होता है कि किस तरह से आपने अपने टाइम को जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी करनी है। इसमें जो है अक्सर देखने में आया है कि स्टूडेंट जो हैं वो पेपर के बॉर्डर बनाने में इतना वक्त लगा देते हैं। हाँ, वो आप ठीक है, वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन में इफ़ेक्ट होता है, आप उसको ज़रूर करें, लेकिन उस पर आपने टाइम ज़रूर आपने देखना है कि आपका टाइम उस पर जो है वो वेस्ट ना हो। पेपर को आपने केयरफुली रीड करना है, बहुत ही एहतियात के साथ, ख़ासकर MCQs का जो होता है। उसके बाद शॉर्ट, क्योंकि अक्सर होता है कि हम उसको फ़र्स्ट लुक में जब हम उसको फर्स्ट विजन में देखते हैं तो हम जो है जल्दी में उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद औक़ात हमें बाद में पता चलता है कि ये जो आंसर इसका पूछा गया है ये तो इसका बनता भी नहीं है या कुछ और पूछा गया है। तो वो जब हमें ये आप मेरे सामने ये पास पेपर है,
ये 2019 के हम फर्स्ट 50%, सेकेंड ईयर का फर्स्ट 50% जो कि आप सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, उसी में से एक सैम्पल पेपर है, डिस्कस करते हुए जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसमें से आपने 8 करने हैं, इसमें से भी 8, इसमें से 9। इसमें अब गलती जो बच्चों से होती है वो ये है कि बाद औक़ात वो 8 अटैम्प्ट करने के बाद इसके एक्स्ट्रा करना चाह रहे होते हैं, इसको इग्नोर करके पहले इसके एक्स्ट्रा करना चाह रहे होते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। सबसे पहले आपने अपनी रिक्वायर्ड जो आपके आंसर हैं वो आपने सबसे पहले लिखने हैं। इसके आप 8 लिखने हैं, इसके भी 8, इसके 9। हाँ, इसके बाद अगर आप, पहली बात तो ये है कि अगर आप उसको एहतियात से लिखते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपके पास कोई वक्त इजाफी बच जाए। अगर हो भी जाता है तो उसमें अगर आप कोई 1-2 लिखना चाहें तो शॉर्ट आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि पेपर फाइनल करने के बाद एक दफ़ा उसको रिव्यू ज़रूर करना है, उसको पढ़ना है, उसे देखना है आपने, और पेपर से उसको टैली कर लेना है कि आपने ये सवाल जो हैं ये आपने अटेम्प्ट किए हैं, और जितने आपसे पूछे गए थे, जितने आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया था, वो आपने मुकम्मल तौर पर उन्हें उतना ही किया हुआ है। ये सबसे अहम बात है। उसके बाद जो तीसरा है लॉन्ग का, इसमें भी आपने पहले 5 लॉन्ग को एक दफ़ा आपने उसको रीडिंग करनी है। उनमें से आप जो 3 आप ये समझते हैं कि आपके बेहतरीन आपको आते हैं, आपने वो अटैम्प्ट करने हैं। तो इंशाअल्लाह ऐसा करने से अल्लाह के फजल व करम से आपके पेपर के जो है नताइज बहुत अच्छे आएंगे। तो अब हम यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। या मेरे सामने एक पास पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और इसमें से कोई अगर ज़रूरी MCQs अगर होता है तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे। बेटे, ये जितने भी इसमें से आपसे MCQs आपसे पूछे गए हैं वो आपने इससे पहले किए हुए हैं। आपके सामने मैं एक दफ़ा इन्हें फिर भी जो है वो लिख देता हूँ कि पहला है MCQs इस पे कि ऑन इंक्रीजिंग इनकम प्रोग्रेसिव टैक्स। पहला इसमें MCQs है कि ऑन इंक्रीजिंग इनकम प्रोग्रेसिव टैक्स, ये MCQs है। इसका उर्दू में तर्जुमा बनता है कि आमदनी जब बढ़ती है तो प्रोग्रेसिव टैक्स की नेचर क्या रहती है। तो बेटे जी, आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ये ऐसा टैक्स है जिसका इनकम साइज़ के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी इनकम के बढ़ने से जो बढ़ता है। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि ऑन इंक्रीजिंग इनकम प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी आमदनी के बढ़ने से प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ये इसका क्या रहता है। पहला ऑप्शन है बेटा इंक्रीजेस बढ़ता है, डिक्रीजेस कम हो जाता है, रिमेन सेम उतना ही रहता है, या 0 0 हो जाता है। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि इनकम के बढ़ने से प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ये बेटा क्या है, ये इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है। पहला आपका आंसर ये। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये भी आपको पहले पढ़ चुके हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये 1948 पाकिस्तान के कायम होने के 1 साल बाद ये कायम हुआ था। तो ये वक्त की ज़रूरत थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये 1949 में। तो SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, 1947, 1948, 1949 एंड 1950। तीसरा MCQ है बेटा क्रेडिट क्रिएशन इज़ द फंक्शन ऑफ। ये बैंक के चैप्टर से एक आप से सवाल पूछा गया है, क्रेडिट क्रिएशन इज़ द फंक्शन ऑफ, कि क्रेडिट क्रिएट करना, एतबारी ज़र तख्लीक करना,
ये बैंक के चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है एमसीक्यू। और कमर्शियल बैंक के बेटा अगर हम फंक्शन पढ़ें ना, कमर्शियल बैंक आपने उसमें लेक्चर में भी पढ़े हैं, तो कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के तहत काम करते हैं। इनका काम सिर्फ डिपॉजिट को रिसीव करना होता है और उसके बाद एडवांस लोन की एडवांसिंग होती है। इसमें एक फंक्शन जो अहम तरीन है वो ये है कि ये लोन देते हुए बाद कैश फॉर्म में लोन नहीं देता, बाद उसके नाम पे एक अकाउंट जो है वो ओपन कर देता है। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है बेटा कमर्शियल बैंक का। ये आपने इसमें ये याद रखना है। और उस जो है एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ देता हूँ कि स्टेट बैंक क्रेडिट क्रिएशन इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बी ऑप्शन कमर्शियल बैंक, सी ऑप्शन फॉरेन बैंक, डी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो क्रेडिट क्रिएशन इज़ द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच इज़ डिडक्टेड फ्राम जीएनपी टू गेट एनएनपी, यानी एनएनपी बनाने के लिए जीएनपी में से क्या माइनस करना होता है। ये आपको यहाँ पर मैं इक्वेशन फॉर्म में बता देता हूँ कि अगर आपने एनएनपी मालूम करनी है तो आप जीएनपी में से आप क्या माइनस करेंगे कि एनएनपी हो जाए। तो बेटे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एनएनपी है, वो पीआई है, वो पीसीआई पर कैपिटा इनकम है या एनएनपी है, ये सारे हम जीएनपी से ड्राइव करते हैं क्योंकि जीएनपी जो है ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जो एनएनपी है, एनआई है, पीसीआई है, ये बाद में। तो अब हम ये देखते हैं कि हम क्या माइनस करते हैं उसमें से। अब अनपेड सर्विस माइनस करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनएनपी बनाने के लिए जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस किया जाता है। आप सिर्फ डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटा कि कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी ऑफ ट्रेड। कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी ऑफ ट्रेड ये हमसे एमसीक्यू पूछा गया है। कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी, ये जो आपका वेरी लास्ट लेक्चर था फर्स्ट 50% का, वो हमारा ट्रेड के बारे में था। और ट्रेड के बारे में आपको मैंने 3 तरह के थ्योरीज बताई थी। एक है एब्सोल्यूट एडवांटेजेस जो एडम स्मिथ की थ्योरी है, दूसरी कंपैरेटिव एडवांटेजेस है जो डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, और तीसरी मॉडर्न थ्योरी है जिसको हेक्सर-ओहलन थ्योरी भी कहा जाता है। तो बेटा हमसे ये आपने तीनों बातें याद रखनी है कि आपसे एब्सोल्यूट एडवांटेजेस पूछा जाएगा तो वो थ्योरी है एडम स्मिथ की, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कंपैरेटिव एडवांटेजेस, तो ये थ्योरी है डेविड रिकार्डो की। एमसीक्यूज भी हम देख लेते हैं, लेकिन ये तो आपको मैंने वैसे मालूमात के लिए बताया है कि कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ, केन्स, रिकार्डो, ओहलन। तो इसका आंसर बेटे क्या है, इसका है डेविड रिकार्डो। आपने ये याद रखना है इसके बारे में, थ्योरीज़ के बारे में, कि अगर आपसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पूछी जाएगी इसका मतलब है वो एडम स्मिथ की थ्योरी है। कंपैरेटिव एडवांटेजेस पूछी जाएगी तो ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एग्रीगेट ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, ये क्या होता है। एपीएस एग्रीगेट ऑफ एमपीएस मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जमा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की इक्वेशन है कि एमपीसी और एमपीएस जो है ये 1 के बराबर होता है, एक बात।
दूसरी बात ये कि इनमें से एमपीसी और एमपीएस इंडिविजुअली जो है ये कम है 1 से, यानी कि एपीएस एमपीएस और एमपीसी ये इंडिविजुअली कम है जी। एग्रीगेट ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस ये मैंने आपको 1 लिख दिया, ऑप्शन में है 1 2 3 4, तो इसका आंसर है 1। ऑन विच डिपॉजिट बैंक डोंट पे इंटरेस्ट, यानी कि वो कौन सी डिपॉजिट होती हैं जिन पर बैंक जो है वो सूद अदा नहीं करते। तो कमर्शियल बैंक की अगर हम डिपॉजिट पढ़ते हैं तो उसमें 4 तरह की डिपॉजिट आ जाती हैं, करेंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और पीएलएस अकाउंट। तो ये बेटा आपको याद रखना है आपने कि डिमांड डिपॉजिट या करंट डिपॉजिट ये वो डिपॉजिट होती हैं जिन पर बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करते जी। तो इसमें ऑप्शन आपके पास है जी कि विच ऑन विच डिपॉजिट बैंक डोंट पे इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट या पीएलएस अकाउंट। तो आपने आंसर इसका लिखना है कि बैंक डोंट पे इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट को जो है वो डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा कि इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब ऑप्शन में जो आपके पास ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उनमें से एक है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि ये पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऐसा टैक्स जो है बेसिकली लगाया जो है वो फर्म पे जाता है, शॉपकीपर पे जाता है, लेकिन वो इसे प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लिहाजा इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो ये फाइनली पे करता है कंज्यूमर, ये भी आपने याद रखना है। तो टैक्स हम पढ़ते हैं, इसमें से ये बताएंगे कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है जी। पहला जो टैक्स है बेटा वो है एक्साइज, ये भी डायरेक्ट होता है। सेल टैक्स ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि सेल टैक्स कमोडिटी पे लगता है, कंज्यूमर गुड पे, गवर्नमेंट फर्म पे लगाती है, फर्म जो है या वो शॉपकीपर जो है वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देता है। इनकम टैक्स भी डायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी भी डायरेक्ट है। तो इसमें से सिर्फ जो है सेल टैक्स इट इज़ इनडायरेक्ट, तो इसका आंसर है सेल टैक्स, यानी सेल टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे आपसे कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर, कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ टैक्सेशन आर, उर्दू में हम इसे कहते हैं टैक्स आयद करने के असूल, यानी टैक्स आयद करने के असूल कितने हैं। इसमें 2 बातें आपने याद रखनी हैं। एक तो ये है कि कैनन ऑफ टैक्सेशन जो हैं फर्स्ट 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन वाज स्टेटेड बाय एडम स्मिथ, और टोटली 9 है। यह आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कि टैक्स आयद करने के कुल असूलों की कुल तादाद 9 है। टोटल नंबर ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन आर 9 एंड फर्स्ट 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन वाज स्टेटेड बाय एडम स्मिथ। उनमें से पहले 4 जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है दैट वर स्टेटेड बाय दीज वर स्टेटेड बाय एडम स्मिथ। तो आंसर इसका आप लिखेंगे कि कैनन ऑफ टैक्सेशन आर 9। ठीक है, ये तो आपको मालूमात के लिए बताया है। और एमसीक्यूज़ में है 3, 5, 7 और 9, तो 9 इसमें आपका राइट वन ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा कि ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़, ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़, यानी
सरकारी मालियात का अरसा कितना होता है। तो पब्लिक फ़ाइनेंस के चैप्टर से सवाल पूछा गया है। दो बातें आपको यहाँ बता दूँ। एक तो ये है कि फ़ाइनेंस दो तरह के होते हैं, एक पब्लिक फ़ाइनेंस है, एक प्राइवेट फ़ाइनेंस है। पब्लिक फ़ाइनेंस गवर्नमेंट के बजट को कहते हैं और प्राइवेट फ़ाइनेंस जो है आम आदमी के बजट को कहा जाता है। तो जो पब्लिक फ़ाइनेंस है इसका डिफ़ाइंड पीरियड है 1 ईयर एनुअली, और जो प्राइवेट फ़ाइनेंस है नो डिफ़ाइंड पीरियड, कॉमनली 1 मंथ होता है, लेकिन करेक्ट वन आंसर जो है वो नो डिफ़ाइंड पीरियड। लिहाजा इसका आंसर आपको याद रहना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़ 1 ईयर। इसको एनुअली भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन है जी, ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़ 1 डे, एक दिन, 1 वीक, एक हफ्ता, 1 मंथ, एक महीना, और 1 ईयर, एक साल। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड, नेशनल इनकम ये इज़ मेजर्ड, ये फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम से ये सवाल पूछा गया है कि नेशनल इनकम की पैमाइश कितने अरसे बाद होती है। तो इसके हवाले से भी आपने याद रखना है कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड ईयरली एनुअली। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है कि इसका अरसा कम या ज़्यादा। नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। तो इसमें आपका जो राइट वन ऑप्शन है वो ईयरली है, यानी सालाना। के बाद अगला सवाल है बेटा कि इन पाकिस्तान मनी अकाउंट इज़, यानी पाकिस्तान का जो मनी अकाउंट है वो क्या है। आप क्या है, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मनी अकाउंट, मनी अकाउंट इज़ क्या है, यानी कि जो पैसा कैलकुलेट करने का जो पैरामीटर है वो पाकिस्तान में क्या है। पहला ऑप्शन है बेटा इसमें पैसा, रुपी, गोल्ड, डॉलर। तो इसका आंसर है रुपी, यानी रुपया जो है ये पाकिस्तान का मनी अकाउंट यूनिट, मनी अकाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि डेफिनेशन ऑफ QTM, डेफिनेशन ऑफ QTM क्वांटिटी थ्योरी मनी की तारीफ़ किसने की है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेटे ये एक वैल्यू ऑफ मनी में एक थ्योरी आपको पढ़ाई थी जिसमें 3 एलिमेंट के रिलेशन को डिस्कस किया गया था। इसमें सप्लाई ऑफ मनी, प्राइसेस और वैल्यू ऑफ मनी। तो ये क्वेश्चन है आपका QTM के हवाले से, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपने इस हवाले से 2 बातें याद रखनी हैं। एक तो ये है कि QTM को डिफ़ाइन किया है 2 इकोनॉमिस्ट ने, टास्क ने और फिशर ने, जबकि QTM की को इक्वेशन फॉर्म में पेश किया है इरविंग फिशर ने। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि डेफिनेशन ऑफ QTM वाज गिवन, QTM की डेफिनेशन किसने दी है, केन्स ने, टास्क ने, मार्शल, फिशर। तो इसका जो आंसर है वो फिशर भी हो सकता है, टास्क भी हो सकता है, क्योंकि फिशर ने भी इसको डिफ़ाइन किया है और इसे टास्क ने भी डिफ़ाइन किया है। तो दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। आप अगर इसमें यानी कि जहाँ पर जो सवाल हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि डिफ़ाइन या डेफिनेशन ऑफ QTM वाज गिवन बाय, इसमें 2 बातें हैं बेटे। इस आपने एक तो फिशर ने भी इसे डिफ़ाइन किया है और दूसरा टास्क ने। तो इसमें दोनों आंसर आपके ठीक हैं। वैसे मोस्टली जो है वो टास्क को राइट वन ऑप्शन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ द फंक्शन ऑफ।
तो इसमें आपने ये याद रखना है बेटा कि सवाल ए डिमांड फॉर मनी, थ्योरी ऑफ मनी में आपको पढ़ाया था। इसमें डिमांड फॉर मनी जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है MTD ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, और दूसरी होती है MSD स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो इसमें दो बातें ये है ज़र की मामलाती तलब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, और ये है ज़र की तखमीनी तलब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये डिपेंड करती है इनकम पे और ये डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये दो चीज़ें आ जाती हैं। अब ये इनकम पे जो है ये पॉजिटिवली फॉलो करती है, यानी अगर इनकम बढ़ेगी तो MTD बढ़ जाएगी और इनकम कम होगी तो MTD कम हो जाएगी। लेकिन ये जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनवर्स ताल्लुक़ रखती है या नेगेटिवली है। तो सवाल हमसे पूछा गया है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, आमदनी का, प्राइस कीमत का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट शरह सूद का, इन्वेस्टमेंट इनकम का। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ये इट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट शरह सूद, यानी इसका ताल्लुक़ जो है वो शरह सूद से है। उसके बाद जो अगला सवाल है बेटा वो है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। के ट्रेड के चैप्टर ये सवाल है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के नुकसानात होते हैं कितने? 2 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 4 होते हैं, मैनी बहुत सारे। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर मैनी, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जी टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ पेपर मनी आर। पेपर मनी की टाइप कितनी होती हैं? तो जो पेपर मनी है ये बैंक इशू करता है, और पेपर मनी जो बैंक इशू करता है वो दो तरह की होती है, कन्वर्टेबल है, टाइप्स ऑफ पेपर है जो काइंड ऑफ पेपर मनी है, ये दो तरह की हैं, एक कन्वर्टेबल है, एक इनकन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल बैंक इशू करता है, इनकन्वर्टेबल गवर्नमेंट इशू करती है। तो क्वेश्चन आपसे है टाइप्स ऑफ पेपर मनी आर 2 3 4 5। तो 2 जो है इसका आंसर है। उसके बाद 17 MCQs है। बैंक रेट इन पाकिस्तान 10%, 19%, 29%, 39%। तो ये चेंज होता रहता है। तो जो जिस वक्त ये पेपर हमने सॉल्व किया है तब ये 10% था। अब जो है जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देखें, इन्फ्लेशन रेट है, बैंक रेट है, ये आपने जो है इसका लेटेस्ट डेटा आपने मालूम करना है। करेंसी इज इशूड बाय, करेंसी कौन इशू करता है, यानी करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो सेंट्रल बैंक के बारे में आपको बताया था कि मोनोपोली ऑफ नोट इशूइंग इज द फंक्शन रिलेटेड विद सेंट्रल बैंक। तो किसी भी मुल्क की करेंसी जो है ये उस मुल्क का सेंट्रल बैंक जारी करता है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर जो है वो सेंट्रल बैंक है। इट हेल्प्स कंट्रीज़ टू मीट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये लास्ट के हमारे लेक्चर में से सवाल है जो हमने पहले सॉल्व भी किया था MCQ, कि कौन सा अदारा जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम में अपने मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प करता है। उसमें IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, UNO। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द इंस्टीट्यूट दैट हेल्प्स द मेंबर कंट्रीज़ to meet the disequilibrium and balance of payment। 20 MCQ है बेटे लास्ट के if actual and face value of currency is same is called। तो मेटेलिक मनी की दो टाइप आपको पढ़ाई थी, एक होती है टोकन मेटेलिक, एक तो स्टैंडर्ड मेटेलिक। अब इनकी डेफिनेशन ये है कि जो टोकन मेटेलिक है, इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल तो टोकन मनी हो जाएगी।
इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मनी। तो यहाँ सवाल आपसे पूछा गया है कि इफ़ एक्चुअल एंड फेस वैल्यू यानी असल और ज़ाहरी कदरों की कीमत अगर बराबर हो जाएं तो उसे को क्या कहेंगे, टोकन मनी, स्टैंडर्ड मनी, लीगल स्टैंडर्ड मनी या मनी ऑफ अकाउंट। तो इसका ना इसके कहेंगे बेटा स्टैंडर्ड मनी। इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मैटर। तो बेटे आज के इस लेक्चर में हमने इस FLP के MCQ डिस्कस किए हैं। इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में जो हैं वो इसी पेपर को कंप्लीट करेंगे, इसके शॉर्ट टर्म डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।